ये कहानी हर उस इंसान की है जो कभी हार नहीं मानते। ये कहानी उस नौजवान की है जिसने जानलेवा बीमारी को शिकस्त दी। जिनके पास ज़िंदगी के सिर्फ चंद लम्हात ही बचे थे। तो उसको दिखाया तो किसी ने बोला कि इसमें सरवाइव नहीं कर सकते, 1 महीना है आपके पास। तमाम ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने इलाज पर लुटा दी, कारोबार ख़त्म हो गया। बाइक्स का बहुत शौक था मुझे वो भी बेचनी पड़ी। मेरे पास R6 थी, R1 थी। एक ज़ीरो से हीरो बनने की कहानी है ये। ये कहानी अरसलान ज़फ़र की है, जो एक मॉडल, एक्टर, फिटनेस ट्रेनर और बिजनेसमैन है। पूरी बैक फ्रंट को मिला के मेरी बॉडी पे कोई 1200 स्टेपलर्स लगे थे। 1200 स्टेपलर्स। तो वो रोज़ डॉक्टर आके ना मेरे 10 सीसी की एक सिरिंज लेता था और मुझे ना ऐसे करके पिन करके देखता था, उससे ब्लड निकलता था तो बोलता था हाँ ब्लड आ रहा है, और ये सब होश में होता था। ये कहानी जीने की उम्मीद की है। ये कहानी किस तरीके से आप और मुझे मुतासिर कर सकती है, इस वीडियो में बताते हैं। हाँ चलो, हिम्मत करें यार, आप हरा सकते हो असलान भाई को यार। असलान भाई को हरा के दिखाओ आज, बस दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अरसलान ज़फ़र आपका पूरा नाम है। सारे हीरोज़ को हम जानते हैं ना कि ये उन्होंने ये अचीव किया, लेकिन जो आपने अचीव किया है ना, ऐसे लोग नहीं मिलते। तो थोड़ी सी कहानी शुरुआत करें, क्या हुआ, पहले क्या थे और उसके बाद क्या हुआ? ये सर असल में शुरुआत हुई थी मेरी कंपटीशन की प्रिपरेशन से। सही। 2021 2021 में मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तो ऑब्वियसली कंपटीशन की तैयारी में हमारे वाटर ड्रॉप होता है, डाइट हमारी कंट्रोल्ड में होती है। तो उस टाइम मेरे लेफ़्ट चेस्ट पे छोटी सी यहाँ पे ना सिस्ट आई। सही। बॉल टाइप की थी, बहुत छोटी, माइनर। उसको कोई देखे भी तो बोलेगा कि शायद वैक्स करते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन उसमें मुझे इनिशली स्टार्टिंग डेज़ के बाद ना मुझे पेन स्टार्ट हो गया था उसमें। तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसको दिखाया। उसने मुझे बोला कि ये बिनाइन सिस्ट है, इसकी छोटी सी माइनर सी सर्जरी करके इसको निकाल देंगे, उसकी बायोप्सी करा लेंगे। अच्छा। तो मैंने बोला ओके फ़ाइन, आप कर दें मेरी ये सर्जरी पहली। तो उन्होंने मेरी वो सर्जरी कर दी। सही। उसके बाद उन्होंने जब वो बॉडी जैसी बातें खोली थी कट लगा के, तो उन्होंने देख लिया था अंदर ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्होंने मुझे दिमाग में ना ये चीज़ डाल दी कि टेंशन की बात नहीं है, सब क्लियर है। तो बायोप्सी तो मैं दे चुका था अपनी रिपोर्ट, लेकिन दिमाग में मेरे ये था कि डॉक्टर ने बोल दिया कि सब कुछ सही है, ठीक है। तो मैंने वो रिपोर्ट कलेक्ट नहीं की। ओके। 2 महीने बाद फिर सेम उसी जगह पे जहाँ मेरी सर्जरी हुई थी, वहाँ एक फिर से सिस्ट आई, और उसमें 3 गुना ज़्यादा एक्सेसिव पेन था। मैं फिर उसी डॉक्टर के पास गया, तो उसने मुझे बोला कि बायोप्सी, ऑब्वियसली उसने बायोप्सी की रिपोर्ट मांगी मुझसे, लेकिन वो मेरे पास थी नहीं। तो उसने बोला आप मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट लेकर आएँ। तो फिर मैंने बायोप्सी की रिपोर्ट कलेक्ट करी 3 महीने बाद। तो उसमें मुझे 3rd स्टेज का कैंसर डायग्नोज हुआ। तो डॉक्टर को दिखाई तो उसने बोला कि आपकी एक और सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि ये फैल रहा है बॉडी के अंदर, तो हम इसको सर्जरी करके इस पार्ट को निकाल देंगे। लेकिन उन्होंने दिमाग में ये रखा था कि मैं पीछे से बैकग्राउंड मेरा फिटनेस का था कि अगर मेरी बड़ी सर्जरी हो गई, चेस्ट मेरा पूरा रिमूव कर दिया गया या निप्पल मेरा हटा दिया गया, तो इसके लिए प्रॉब्लम होगी आगे जाके, ये बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकेगा। बहरहाल उन्होंने मेरी दूसरी सर्जरी करी, उसके 4 साढ़े 4 घंटे की वो सर्जरी थी। वो सर्जरी हुई तो उन्होंने मेरा निप्पल छोड़ दिया, हाफ चेस्ट काट के उन्होंने मेरा एक निप्पल सेव कर लिया कि यार इसके लुक्स ख़राब ना हो। वो चलता रहा, मेरा सारे प्रोसेस चलता रहा, उसकी स्टिचेस लगे थे वो खुलते रहे, रिकवरी अच्छी रही, सब कुछ हुआ ठीक। 3-4 महीने के टाइम पीरियड के बाद जब मैं बिल्कुल स्टेबल हो गया, तो वो जो मेरा निप्पल था ना, उस पर फिर एक सिस्ट आ गई। अब मैं फिर उस डॉक्टर के पास वापस गया और मैंने बोला भाई ये मेरी सिस्ट वापस से आ गई है, तीसरी दफ़ा। तो उस डॉक्टर ने मेरी वैसी 2 सर्जरियाँ की हुई थी और मेरा पेन इतना देख चुका था वो, तो उसने मुझे ना स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि मैं अब तुम्हारी तीसरी सर्जरी नहीं कर सकता, मेरे हाथ काँपेंगे, मैं शिवर करूँगा तुम्हारी सर्जरी, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है डॉक्टर के साथ। तो वो मुझे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था, तो वो नहीं कर पाया मेरी सर्जरी। उसने मुझे रिकमेंड किया दूसरा डॉक्टर। ठीक। तो मैंने 3rd सर्जरी के लिए दूसरे डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले आप ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएं, जो कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो वो उनको डॉक्टर्स को उनको बोला कि दिखाएं। मैंने 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया, तो किसी ने बोला कि आप इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, किसी ने बोला आपके पास जवाब दे दिया कि आप 1 महीना है आपके पास। और मैं अपनी फैमिली के साथ जाता था हर डॉक्टर के पास, तो मैं बिल्कुल ही फेंट हो गया था। मतलब मैंने बोला था कि बस अब सब ख़त्म हो गया है। ऐसी बात है, डॉक्टर एक चीज़ आपको ऐसे बोल रहा है, निगलेक्ट कर रहा है आपको हर चीज़ पे। फिर वो अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते, आपको पता है वो जिसको अल्लाह रखे उसको कौन झक्के। तो एक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप जो है इस डॉक्टर के पास जाइए,
मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि आप इसकी सर्जरी कराएं, और दूसरे डॉक्टर का हमें रिकमेंड किया कि प्लास्टिक सर्जन है, तो वहाँ से आप ये सर्जरी कराएं, इंशाल्लाह उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब मैं उन डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी सर्जरी ऐसे होगी, और इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी ट्रांसप्लांट होना है। ट्रांसप्लांट ऐसे होना है कि मेरा चेस्ट उन्होंने रिमूव कर देना था, और मेरे यानी पीछे ये से पूरा चेस्ट आपका यहाँ नहीं है, नहीं उल्टे है, हाथ। ये चेस्ट मैं आपको उसी का बताता हूँ कि वो चेस्ट मेरा निकाल के डिस्पोज ऑफ कर देना था, और मेरे जो पीछे एक बैक का मसल है, विंग जिसे कहते हैं ना, एक विंग लेफ़्ट साइड का वो निकाल के उसको रोटेट करके वो चेस्ट पे लगाना था। ओके। तो ये एक सबसे बड़ा मसला ऑपरेशन था। भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल, ये 9.5 घंटे का ऑपरेशन था, और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करता तो सर्जरी फिर होती, और उसके लिए फिर कोई और मेरा मसल यूज़ हुआ जाता, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए थे, बैक का मसल निकाल सकते हैं, थाई का मसल निकाल सकते हैं, ग्लूट का मसल निकाल सकते हैं, लेकिन जिधर का मसल निकाल रहे थे तो उन्होंने बोला था कि पूरा मसल निकालेंगे, ये रीग्रो नहीं कर सकता। अच्छा। तो अगर पाँव का निकालोगे एक पाँव से लंगड़े हो जाओगे। सही है। तो उन्होंने बोला कि ये बैक का मसल निकालने ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दूसरी तरफ एक विंग है तो वो कवर कर सकता है इसको। बहरहाल उन्होंने वो सर्जरी की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुई सर्जरी 9.5 घंटे की, और मुझे ऑलमोस्ट पूरी बैक फ्रंट को मिला के मेरी बॉडी पे कोई 1200 स्टेपलर्स लगे थे। 1200 स्टेपलर्स, एक तो स्टिचेस होते हैं जी, जो जी, धागे जी। के होते हैं, मुझे स्टेपलर्स लगे थे जो कागज़ पे लगते हैं, और बड़ा पेनफुल टाइम था मेरे लिए वो, बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम था। मतलब समझ लें कि होश में रहते हुए बंदा कोमा में चला जाए, ना मैं किसी से बात करता था, क्योंकि मुझे पेन इतना रहता था उसमें, एक्सेसिव पेन। और मज़े की बात ये थी कि कोविड चल रहा था, मुझे ज़्यादातर टाइम हॉस्पिटल में रख भी नहीं सकते थे वो लोग, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी खुली हुई थी। उस टाइम उन्होंने मेरी बॉडी खुली हुई इसलिए थी कि वो चेक करना चाह रहे थे कि इनकी ब्लड सर्कुलेशन चल रही है जो मसल हमने लगाया है उस पर कि नहीं। तो वो रोज़ डॉक्टर आके ना मेरे 10 cc की एक सिरिंज लेता था, और मुझे ना ऐसे करके पिन करके देखता था, उससे ब्लड निकलता था, तो बोलता था हाँ ब्लड आ रहा है, और ये सब होश में होता था, मुझे कोई पेन किलर नहीं लगता था इसके अंदर। तो वो एक ट्रॉमा से मैं निकला, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ये 3रा साल हो गया है, और माशाल्लाह से असल में पहले तो हम रिकवरी पे आते हैं, माशाल्लाह अभी माशाल्लाह जिस हालत में है वो आपकी विल होगी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक इलाज, वो हमारे तो हल्का फुल्का फ्रैक्चर भी हो जाए ना तो लाखों रुपए चले जाते हैं। आपको पूरा 3 बार सर्जरी होना, कितना खर्चा हो गया, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बात है कि लोगों के घर बिक जाते हैं, वो हमने देखे हैं ये वाकई। बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरे इलाज में भी मेरे साथ यही हुआ, मुझे बहुत क्राइसिस फेस करने पड़े, क्योंकि इस वक्त बड़ा मुश्किल टाइम होता है, और मुश्किल में ही पता चलता है कि कौन साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा। बट मुझे अपनी चीज़ें बेचनी पड़ी, अपने गाड़ियाँ बेचनी पड़ी कुछ, और स्पोर्ट्स बाइक का शौक था बाइक्स सुना का है। बहुत शौक था मुझे वो भी बेचनी पड़ी। मेरे पास R6 थी, R1 थी, वो तो बच्चों की तरह रखते हैं लोग। बिल्कुल वो बच्चों की तरह ही उसको संभाल के रखा था, लेकिन अब वो जाहिर सी बात है, जान से बचानी है तो हाँ, उससे नहीं, बढ़ के उसमें तो कुछ कोई भी शक नहीं नहीं है। है। बहरहाल लेकिन बहुत मुश्किल हुई, और ये बीमारी ऐसी है कि अगर एक अल्लाह का शुक्र है हमारे पास एक एसेट था तो हमने वो सेल कर दिया, हाँ, लेकिन एक बिल्कुल। नॉर्मल बंदा हो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसकी मेडिकेशंस और आफ्टर इफेक्ट्स की जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, और जिनमें इसके टेस्ट होते हैं, जो मेरा MRI होता है, ये सब होता है, तो वही ऑलमोस्ट 1-2 लाख रुपए नॉर्मली मेरे हर 3 महीने में वो लग जाते हैं। तो ये एक बहुत महंगी बीमारी है, और बस ये है भी बहुत रेयर, इस वजह से ये बहुत कॉस्टली है। अच्छा, ये जो हुआ आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि कोई मर्दों को 11 मर्दों को हुआ दुनिया जी, भर में। दुनिया में सिर्फ 11 लोग हैं मेल जिनको ये बीमारी हुई है, क्योंकि ये मर्दों की बीमारी है नहीं, ये खवातीन को ये अक्सर होती है। ब्रेस्ट कैंसर जो है ये औरतों की बीमारी है। जहाँ ज़्यादा चर्बी होती है ना, ये वहाँ अफेक्ट करता है। सही। मर्द में तो चेस्ट पे इतनी चर्बी नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे रिब्स होती हैं, सही। तो वो चेस्ट पे इतनी फैट नहीं ले सकता बंदा। लेकिन बस ये अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ने आजमाइश में डालना था, तो उसने शायद मुझे चुना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक जो लम्हा आता है ना कि बस यार गया मैं, तो बस होता नहीं, इंसान हिम्मत आ जाता है, और एक लम्हा ऐसा भी आता है कि नहीं जीना है, कुछ भी हो जाए, वो लम्हा कब आया? वो जब मैं गया तो वो लम्हा तब था जब मैं अपनी फैमिली के साथ एक हॉस्पिटल गया था। मैं उनका नाम नहीं लूँगा डॉक्टर का, अल्लाह उनको खुश रखे, लेकिन उन्होंने मुझे जो है वो रिपोर्ट्स देखने के बाद बोला कि आपके पास मैक्स अगर टाइम है ना तो 2 से 3 महीने, कुछ नहीं हो सकता आपका, इसका कोई इलाज ही नहीं है। और बस वो जब उन्होंने कहा ना तो मेरी फैमिली भी साथ थी, और मज़े की बात यह है कि मैं गाड़ी में गया था वहाँ पे, और मैं गाड़ी छोड़ के ना रिक्शा में बैठने लग गया। मैं इतना फेंट हो गया था कि मैं अपनी गाड़ी छोड़ के और मेरी पूरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी मदर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। और मेरे फादर, मेरी सिस्टर्स मेरे साथ थी, उनको भी याद नहीं रहा कि ये हमें गाड़ी में आए।
हम बाहर रोड पे खड़े हो गए हॉस्पिटल में, रिक्शा को रोक रहे हैं और मैं रिक्शा में जाने का सोच लिया क्योंकि मैं इतना फेंट हो चुका था। ऑब्वियसली आपको किसी ने बता दिया कि यू हैव ओनली 1 मंथ, आप उसके बाद मर जाओगे, तो क्या उस टाइम बीतेगी बंदगी। तो वहाँ मैं टूट गया था, बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। उस टाइम मेरी वाइफ ने और मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि अल्लाह से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सही बात है, उससे बड़ा डॉक्टर्स का काम है कहना, वो डराते हैं बेटा परेशान ना हो। मुझे बहुत पैम्पर किया उन लोगों ने, और अल्लाह का करना यही हुआ, आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा। तो जब हुआ कि जब डायग्नोस हुआ उस वक्त कंडीशन क्या थी, उसके बाद रिकवरी के बाद बदन के लिहाज से थोड़ा सा बताएं। मेरे घर में असल में मैं बिल्डर था, तो आपको पता है बिल्डर्स का एक होता है टेंट टॉप में घूमना, और घर में तो बहुत रिलैक्स घूमते हैं, टेंट टॉप में घूम रहे हैं, शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, तो मैं ऐसे ही घूमता था। तो जब मेरी सर्जरी हो चुकी थी तो मेरी मदर ने बस एक मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि हम चाहते हैं कि तुम जो हमारे दिमाग में तुम पुराने अरसलान हो ना, जिसका सब कुछ सही था, तुम वैसे हमें नज़र आने चाहिए। तो तुम जिम घर में कभी टी शर्ट नहीं उतारना, कभी बनियान नहीं उतारना, क्योंकि हम नहीं देख पाएंगे। तो बस अम्मी के लिए मैंने ये कर लिया था कि मैं घर में ना कोई कपड़े शपड़े नहीं उतारता था, रूम में उतार लेता था। और पहले मुझे भी खुद फेस करते हुए ना बड़ा प्रॉब्लम होता था, शीशे में खड़े होकर देखता था। ऑब्वियसली एक 120-130 किलो का बंदा 55-60 किलो पे 55 किलो हाँ बिल्कुल, मैं यानी आधे आदमी हो गया। बिल्कुल आधा आदमी हो गया था। ज़ाहिर सी बात है, आप स्ट्रेस लेते हैं तो। और आपकी हाइट 6 फुट 2 इंच है। 2 इंच है। वो बड़ा एक मेरे लिए ट्रॉमा था, क्योंकि मुझे 18-19 ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं इस लाइन के अंदर, और मैं बहुत पैशनेट हूँ इस, और देख लें इस बीमारी के बाद भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर ऐसा है। माशाल्लाह आप बहुत फिट है, अभी हमने जो देखे हैं भाई के शॉर्ट्स। अच्छा अरसलान भाई, यहाँ से तो आपकी जर्नी शुरू हो गई, एक तो हो गया ना, देखिए फिजिकल तौर पे आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। फाइनेंशियल तौर पे अपने आप को दोबारा से खड़ा करना, क्योंकि मोटिवेशन तो यहाँ से भी आएगी ना। क्योंकि बहुत से लोग कारोबार में हिम्मत हार जाते हैं कि कारोबार ख़त्म हो गया तो खुदकुशियाँ कर लेते हैं। आप तो एक जंग तो लड़ी, लेकिन उसके बाद दूसरी जंग थी फाइनेंशियल तौर पे। फाइनेंशियली तौर पे ऐसा था कि मेरा अपना एक फैमिली बिजनेस था, स्कूल था हमारा, और स्टिल है। लेकिन ऑब्वियसली आजकल के हालात ऐसे थे, और जो मैं इतना क्राइसिस में आ गया था अपनी बीमारी को लेके, अपनी इलनेस को लेके, तो मुझे जो है वो जॉब की बहुत ज़रूरत थी। तो जिस जिम में हम बैठे हुए हैं, इसी जिम में जो है वो मैंने अपना मेरी सर्जरी को ऑलमोस्ट 1 साल हुआ था, और मैं बेड से उठ चुका था, रिकवरी मेरी ख़त्म हो चुकी थी। तो मुझे यहीं से कॉल आई, और बस अल्लाह का करना था, मैंने एक सोचा था, तो इन्होंने मुझे अपने इसी जिम में जॉब पे रख लिया। कौन सा जिम है ये, कहाँ पर है? ये बॉडी रेवोल्यूशन जिम है, स्कीम 33 में, गवालियार सोसाइटी के अंदर बना हुआ है, मद्रास चौक के पास। और यहाँ पर फिटनेस ट्रेनर है? यहाँ मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ और सीनियर ट्रेनर हूँ, डाइट न्यूट्रिशन हूँ। अच्छा, डाइट और लेवल 2 का पर्सनल ट्रेनर हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से और एस से। ओके। तो इन्होंने मुझे यहाँ हायर कर लिया था, अब यहाँ मैं मैनेजर भी हूँ। सही। और ये करता हूँ ऑनर के साथ, यही इसको रन करता हूँ इस जिम को माशाल्लाह से। यहाँ से फाइनेंशियली तौर पे इन्होंने, जो यहाँ के ऑनर हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प आउट करी। यहाँ से माशाल्लाह खड़े होना शुरू एग्जैक्टली, क्योंकि मैं ये समझ गया था कि मुझे बीमारी ऐसी हुई है कि मुझे शायद कोई जिम में नहीं रखेगा, क्योंकि लोगों को ऊपर वाली जात शर्ट उतारता था तो वो लोग बोलते थे क्या है, दिख रहा है, अजीब दिख रहा है, बहुत ऐसी बातें करते थे। लेकिन अब 2 साल गुजरने के बाद ना, मैं इसको अपना बैज समझता हूँ। अब आप मुझे अगर बोले ना मैं शर्ट उतार के बाहर घूम लूँ, तो मैं घूमूंगा। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं इतनी बड़ी बीमारी से लड़ के, अल्लाह का साथ था मेरे, तो मैं इतनी बड़ी बीमारी से लड़ लिया, और मैं 10,000 लोगों से अभी भी बहुत अच्छा हूँ इंशाअल्लाह। और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे जो है वो आजमाइश के लिए चुना, और शायद सीधी राह पे लाना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर उसके कुछ ना कुछ अमल में हमारे लिए अच्छाई होती है, सही होती है। तो आखिरी बात जो सामने देख रहे हैं लोग, बहुत मायूस हो जाते हैं, कुछ भी हालात होते हैं, खुदकुशियाँ कर लेते हैं, कारोबार ख़त्म हो गया, या कोई भी ऐसे हालात होते हैं जो मायूस हो जाते हैं ना, और हमारे मज़हब में मायूसी कहते हैं कुफ़र है। बिल्कुल ऐसा असल में उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो, किसी भी चीज़ से डीमोटिवेट ना हो। जो भी चीज़ आती है, जो भी आजमाइश आती है, वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। आप अपने आप को डीमोटिवेट करेंगे तो आपके सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं वो सब डीमोटिवेट होते हैं इस चीज़ से। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, इससे बड़ी चीज़ और कोई भी नहीं है। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आप हर लड़ाई से लड़ सकते हैं। मैं बैक टू बैक, एक सर्जरी, दूसरी सर्जरी, तीसरी सर्जरी, मैं आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल खड़ा हूँ, और मैं अभी भी हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। मैं चाहता, मैं बिस्तर पे लेट जाता, मैं अपने आप को हिम्मत तोड़ देता, हार जाता, बोलता नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लोगों को ना प्रूफ करना था कि ये छोटी सी बीमारी भी किसी को जाती है, वो बिस्तर पे लेट जाता है। लेकिन मैंने उन लोगों को ये प्रूफ करना था कि नहीं, बीमारी इज़ नथिंग। जब तक आपका माइंड सेट अच्छा है, आप इतने माइंड सेट से, विल पावर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग है और अल्लाह पे आपको पूरा यकीन है, तो फिर आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अपना माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग रखें। बीमारियाँ, बुराइयाँ, परेशानियाँ लाइफ का पार्ट है।
अगर ये ना हो तो फिर आप फरिश्ते ही हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात बोली, ज़बरदस्त। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करते हुए चलते रहें तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि आप किसी चीज़ पे भी या किसी चीज़ से ठुकरा के नीचे गिर सकते हैं। और सच्ची बात यह है कि आपने घबराना नहीं है, हालात जैसे भी हो उसका मुकाबला बिल्कुल करना है, ऐसा ही है। और मुकाबला करेंगे तो उसका हल भी निकलेगा। बिल्कुल ऐसा ही तो है। अरसलान भाई, बहुत दुआओं के साथ कि अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे, आमीन, और आमीन। आपको हम मज़ीद फिल्मों में मॉडलिंग करते हुए देखें, ऐसे ही इंशाल्लाह, आप माशाल्लाह जगमगाते इंशाल्लाह, रहें। इंशाल्लाह। और आपको भी उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मोटिवेशन आई होगी, तो मुझे तो बहुत आई है। तो इंशाल्लाह तो अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। अपना ख्याल रखिएगा, ऐसी मज़ीद वीडियो हो तो आपको फीडबैक में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।